नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है और वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। 4 दिवसीय सम्मेलन में विदेश के 54 देशों के 350 विशेषज्ञों समेत 6500 खरीदारों और विक्रेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने देश विदेश से आए मेहमानों का भव्य स्वागत भी किया। मैं सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय प्रताप राव जी का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये सम्मेलन देवभूमि उत्तराखंड में होना हमारी जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विधा है, उस विधा को और मजबूती प्रदान करेगा, विश्व के कोने कोने तक ले जाने का काम करेगा। क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और अनेक वनस्पतियों के लिए ये सबसे उपयुक्त भूमि है। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बहुत अनुसंधान किए और आज वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरी दुनिया योग को मान रही है। योग ऐसी विधा है जो हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा रही है। फिर से लोग उसी प्रकार उसको आत्मसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस होने वाले 4 दिन के सम्मेलन से, जिसमें पूरी दुनिया के वैद्य, वैज्ञानिक, योग के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और लगातार वो मंथन करेंगे। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी प्राणियों के लिए अमृत का काम करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर राजीव स्वरूप ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की जो कमान है वो सौंपी गई है। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवाई हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी नेशनल गेम उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जहां स्कैन एंड शेयर नीति के तहत स्वास्थ्य विभाग मरीजों की आभा आईडी बना रहा है, जिसमें मरीजों के इलाज का पूरा ब्यौरा मौजूद रहेगा। और इस मामले का दून अस्पताल की जो प्राचार्य हैं डॉक्टर गीता चरण ने बाकायदा जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हर एक आईडी बनने के बाद सरकार प्रत्येक आईडी पर 20 रुपए देती है। आईडी के लिए पहले तक तो केवल अस्पताल हम लोग ही बना रहे थे, लेकिन अब हमने एक एजेंसी को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो एक आउटसाइड एजेंसी है जो आभा आईडी बना रही है और लगभग करीब 300 से 400 आभा आईडीज हर रोज बन जा रही हैं हमारी, क्योंकि एक एक्सटर्नल एजेंसी लगी हुई है। और उसमें वो लोग का स्कैन एंड शेयर का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो उसमें जो है हर 100 आभा आईडी बनने के बाद सरकार हमें हर एक जो आभा आईडी बनती है उसे 20 रुपए देती है। तो वो स्कैन एंड शेयर के हिसाब से हमने एक दूसरी एक एजेंसी को हमने अपॉइंट कर लिया है, जिसकी वजह से हम हर रोज हमारी 300 से 400 आभा आईडी हम लोग बना पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। देहरादून में उत्तराखंड भू कानून संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और नेताओं ने प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि आईएएस अधिकारियों ने भी जमीनें खरीदी हैं। सरकार कह रही है कि हम मजबूत भू कानून लाएंगे। अब इस बात से समझा जा सकता है कि मजबूत भू कानून कैसे होगा, जब ग्रामीण क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का प्रावधान है भारी व्यक्ति के लिए, तो कैसे आईएएस, आईपीएस और टीसीएस अधिकारियों ने यहाँ पर 250 वर्ग मीटर से अधिक ज़मीनें खरीदी हैं? कैसे उनके सगे संबंधियों को यहाँ पर ज़मीनें मिली हैं, जबकि प्रावधान तो यह कहता है कि परिवार में सिर्फ एक सदस्य ही 250 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकता है। तो अपने आप में एक कानून का उल्लंघन अधिकारी कर रहे हैं। जिन्हें कानून का पालन करवाना था वो खुद जमीनों की लूट में शामिल हैं। जिसके लिए धनराशि उपलब्ध होगी, वर्ल्ड बैंक ने पैसा देने के लिए कमिट कर दिया था और उसका पर्यावरण का क्लियरेंस मिल चुका था, टेक्निकल उसकी जानकारी हो गई थी। अब टेंडर होना था 2020 में है मेरे ख्याल में, 2020 में टेंडर होना था। कहने का तात्पर्य इस पुल बनने का पूरी कार्रवाई अंतिम स्टेज में पहुंचा था। वहां पर
मुख्यमंत्री के एक सचिव ने जियो जारी करके, उस जियो को अगर आप देखें तो उसमें कोई कारण नहीं बताया गया उसको। उन्होंने ये लिख दिया कि ये पुल यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कोई कारण नहीं। उस इलाके के लगभग 20-21 गांव है, उनकी बाकायदा बैठक हुई और उन्होंने मांग की ये पुल यहीं पर बनना चाहिए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। किसकी सुनी गई? सवारा की, जिसने इतनी जमीन वहां खरीदी हुई। और राज्य में सड़कों पर तेजी से दौड़ने वाले वाहन चालक अब जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि देहरादून में डीएम के निर्देशानुसार ओवर राइडिंग और साथ ही रेड क्रॉसिंग को ध्यान में रखते हुए जो सड़क है उसमें बकायदा डिवाइडर पर निर्माण कार्य इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके तहत मैक्स अस्पताल रोड पर भी स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। और इस मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए डीएम खुद रोजाना सड़क सुरक्षा कार्यों की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। और देहरादून में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दफ्तर जाने वाले लोग कई समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। जाम की समस्या से अब निजात दिलाने के लिए डीएम सविन बंसल लगातार कोशिशों में जुटे हैं, जिसको लेकर शहर में पार्किंग के नए स्थल भी चिन्हित किए जा रहे हैं। इसमें कई फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रैवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है कि हम ओवर जो हमारा फ्लाईओवर है उसमें कैसे हमारे MB एक्ट के प्रावधानों को यूज़ करके जो हमारा कारगिल रोड की तरफ टर्न है उसमें अनेबल कर दें। कुछ उसमें डिवाइडर बनाकर छोटे वाहनों के लिए मल्टीपल डायरेक्शंस में खोल दिया जाए तो उससे ईज आउट होगा। ISBT के दोनों गेट्स खुलवा दिए गए हैं जो पहले एक ही गेट से संचालित हो रहा था। सेकेंडली जो कैचमेंट से पैसेंजर्स को ISBT तक पहुंचाते हैं हमारे छोटे वाहन, और कुछ अनऑथराइज्ड बसेस जो स्टॉप ओवर्स वहाँ पे करते हैं आउटसाइड ISBT, तो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है बाय आवर RTO एंड ट्रैफिक पुलिस। उनको सीज किया जा रहा है, लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। यही इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ट्रैफिक लाइट्स को एनहांस किया जा रहा है। जो हमारे कैमराज हैं पुलिस के और स्मार्ट सिटी के, उनको इंटीग्रेट करने के लिए निर्देश किया गया है। जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे उन पे कॉन्टिन्यूसली कार्य किया जाता रहेगा। खबर विकासनगर से, जहां पर लोक कलाकारों के कुछ आपत्तिजनक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद अश्लीलता को लेकर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, प्रदर्शन के साथ साथ लोगों ने युवक का पुतला भी दहन किया है। एक व्यक्ति है अमित चौहान, जो संस्कृति को लेकर जगह जगह वीडियोज बना रहा था और प्रचार कर रहा था कि हम संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो उसकी वास्तविक हकीकत है, वो व्यक्ति पूर्व में भी जेल जा चुका है किसी लड़की के मामले में, और अभी कुछ ही दिन पूर्व उसकी अनैतिक रूप से और अश्लील वीडियोज लोगों के बीचों में वायरल हो रही है, जो हमारे समाज को कलंकित कर रही है। तो ऐसे लोगों का हम लोग विरोध करते हैं, और जहां भी वो मिलेगा, अगर हमें मिलेगा तो हम उसका मुंह काला कर देंगे। मामला कुछ इस तरीके से है कि एक अमित चौहान नाम का युवक है और पीछे उसका एक मामला लड़की के साथ किया गया है, लेकिन वो पूरे समाज जैसे हमारा जौनसर बाबर है, वो एक संस्कृति के लिए जाना जाता है, नाच गाने के लिए जाना जाता है, उसी को वो यूट्यूब पर दिखाता भी था। लेकिन अभी आने वाले जो अभी समय है, इस टाइम पर उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद जब उसका चेक करा गया तो उसका एक चैनल बना हुआ है जिसमें वो वीडियो प्रॉपर्ली डालता रहता था महीने में, बहुत सारी वीडियोस उसमें आई भी है और पैसे कमाने का वो साधन उसने बनाया उसे। लेकिन इससे हमारे तो कोई मतलब नहीं है कि वो वीडियो कैसी भी बनाए, लेकिन वो दैनिक जीवन में हमारे समाज का नाम यूज करता था कि हम जौनसारी हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। मामला कुछ इस तरीके से है कि एक अमित चौहान नाम का युवक है और पीछे उसका एक मामला लड़की के साथ किया गया है, लेकिन वो पूरे समाज जैसे हमारा जौनसर बाबर है, वो एक संस्कृति के लिए जाना जाता है, नाच गाने के लिए जाना जाता है, उसी को वो यूट्यूब पर दिखाता भी था। लेकिन अभी आने वाले जो अभी समय है, इस टाइम पर उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद जब उसका चेक करा गया तो उसका एक चैनल बना हुआ है
जिसमें वो वीडियो प्रॉपर्ली डालता रहता था महीने में, बहुत सारी वीडियोस उसमें आई भी है और पैसे कमाने का वो साधन उसने बनाया उसे। लेकिन इससे हमारे तो कोई मतलब नहीं है कि वो वीडियो कैसी भी बनाए, लेकिन वो दैनिक जीवन में हमारे समाज का नाम यूज करता था कि हम जौनसारी हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए और उसका बहिष्कार करना चाहिए। पूरे जौनसार बाबर के जो भी इस तरह की वीडियो वायरल करता था, इस तरह की अश्लील वीडियो वायरल करता था, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे हमारे युवाओं को, अगर सोचो, आप खुद ही सोचो कि अगर युवक देखेंगे हमारे उम्र के, तो ये सोचेंगे ये वायरल होने का अच्छा माध्यम है, इससे हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी। जैसे आप लोग जैसे संस्कृति बचाने का प्रयास किया, जैसे कनॉट पैलेस में आगे इस तरह के अगर कार्य करता तो आप लोग क्या कदम उठाओगे? कदम ये उठाएंगे, हम तो अभी अपने लेवल पे बहिष्कार उसका करेंगे और हम युवाओं से भी यही अपील करते हैं कि उसका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को देखने से युवाओं पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले टाइम पे समाज में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलेगी। क्योंकि सारे लोग ऐसे ही, अगर ऐसे लोगों को अगर फॉलोअर बनाएंगे, ऐसे लोगों को अगर फॉलो करेंगे तो हमारे लिए घाटा है। अगली खबर में विकास नगर से, जहां पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। घायल बदमाश को फिलहाल अस्पताल में एडमिट किया गया। मौके पर पहुंचे एसएसपी देहरादून ने अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी भी हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में शादियों के सीजन में देर रात तक डीजे बजाने वालों की जमकर शिकायतें मिल रही थी, जहां पर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। इस दौरान पुलिस ने डीजे पॉइंट संचालकों को बकायदा नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें रात के 10 बजे तक डीजे ना बजाने के आदेश दिए गए हैं। और उत्तरकाशी में आगामी यमुनोत्री धाम यात्रा को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग की है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। मसूरी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिए जाने को लेकर सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा भी किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने टेंडर बॉक्स को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिस पर मसूरी नगर पालिका कर्मचारी महासंघ यूनियन ने सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आप आए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आने वाले अधिशासी अधिकारी को और जो यहाँ के प्रशासक हैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग चल रही है वो ठीक है, लेकिन आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी कीन के लगे हुए हैं उनका टेंडर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो संविदा कर्मचारी है, चाहे वो फील्ड वर्क हो, ऑफिस वाला हो, स्टोर कीपर हो या बिजली डिपार्टमेंट वाला हो, हम इनको ठेके में नहीं जान देंगे, चाहे हमें खून के पसीने के बदले खून बहाना पड़े। मेरे विलंबना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सुबह तक पता नहीं था, लेकिन मुझे 10 बजे करीब ये पता चला कि ईओ साहब और टीएस ये 4-5 जने मिलके पूरे नगरपालिका कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कीन चलाई, उसके बाद पूरा कीन में इन्होंने 150 कर्मचारी रख लिए। आज इन्होंने वो स्थिति बना दी है जो 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं डेली बेज में, एक इस लालच में कि मतलब कभी ऐसा मौका आए, सरकारी नौकरियां निकले तो हमें सेवा करने का नगर पालिका को मौका दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो दलालों की सरकार हो चुकी है और एक नया ईओ आया, ये सरदार, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कर रहे हैं? अब इसका करना ये, कल से पूरे शहर की हड़ताल होगी और अगर हमें मरना भी पड़ेगा ना तो मरेंगे, लेकिन सफाई व्यवस्था भी ठप बंद करेंगे और इन्हें ठोकेंगे भी हम। आज जो ये अचानक इस तरह का माहौल क्रिएट करना सरकार का है, ये नगर पालिका प्रशासक और अधिशासी अधिकारी का है। और जब से मैंने पिछली बार आपको एक बयान दिया था कि जब से प्रशासक बैठे हैं पूरे प्रदेश में, तब से अपनी मनमानी कौन से लॉ के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं और किस तरह से ये क्या चाहते हैं मसूरी को सुंदर बनाए, पर्वतों की रानी जो इसको नाम दिया गया, या उसको बरकरार रखे या इसके स्वरूप को बिगाड़ने की बात करें। आज ये लोग करीबन मेरे ख्याल से लगभग 100-125 लोग होंगे, जो मुझे 150 के लगभग ये लोग हैं जो शहर की व्यवस्था को सुधार रहे हैं, शहर की सुंदरता को ये लोग 4 चांद लगाने में इनका काम, इनका हाथ है। और आज इस तरह की घटना करना, और अधिशासी अधिकारियों को मैंने फोन मिलाया और फोन नहीं उठा रहे हैं और टोन उसमें कहीं और दूसरे प्रदेश की आ रही है। इसका मतलब साजिश के तहत जो है ये कब टेंडर निकाले गए, कौन से अखबार में निकाले गए और क्या है। अगर आउटसोर्सिंग की बात है, इसके भी तो कोई जानकारी नहीं, आज पता लग रहा है कि साहब इन्होंने टेंडर डाले। 15 साल से संविदा कर्मचारी डेली वेज में काम करते आ रहे हैं। आज हमारे सुनने में आया है
कि उन्हें जो है ठेकेदारी में डाला जा रहा है। कोई बाहर का ठेकेदार आके यो साहब ने बुलाया या यो साहब के माध्यम से आया, किसी बाहर के ठेकेदार ने आकर के इन सब जितने भी 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें सबको ठेके में ले जाने की प्रयास किया गया। इसीलिए सभी सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। ऐसे में टेंडर डब्बा तोड़ा है, दस्तावेज हमारे पास है जो कि हम यो साहब को सम्मिलित करेंगे, उनसे फिर हम पूछेंगे ये सब चीज क्या है। और ऐसे में गुप्त तरीके से पूरे टेंडर प्रोसेस को किया जा रहा था। गुप्त तरीके से किसी भी कर्मचारी को ये नहीं पता था कि टेंडर हो रहा या नहीं हो रहा। जो हमारे बच्चे 15-15 साल से काम करते आ रहे थे, 15 साल से इन लोगों का बेवकूफ बना के आज इन्हें टेंडर पे डाल दिया जा रहा था। इसका विरोध किया जा रहा है सभी वाल्मीकि उत्थान सभा के माध्यम से और पूरे वाल्मीकि समाज के। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।